बच्चा? हाँ, क्या हुआ? मम्मी, वो पापा। तुमको पापा की याद आ रही है? हाँ, हाँ मैं ना तुम्हारे पास। हाँ, चिंता मत करो, तुम सोने की कोशिश करो। हाँ, हम है ना, हम है। हाँ, सुनो, अच्छा। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल दस्तक में मैं उज्जवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। यह केस यूं तो एक हत्या से शुरू हुआ था, लेकिन यह एक हत्या हमें एक ऐसे गुनाह की ओर लेके जाने वाली थी जिसकी हैरानगी के किस्से हर इंसान की जबान पर थे। इस केस में अभी तक जिस आदमी की हत्या हुई थी उसका नाम सुशांत था, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। जब सुशांत की हत्या हुई तब मैं लीव पर था, और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मेरे कलीग ने मुझे इस केस के बारे में अपडेट किया। लेकिन उसे वहां किसने लटकाया, इस बात की किसी ने कोई गवाही नहीं दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो कॉज ऑफ डेथ फांसी है कि इससे पहले बहुत बुरी तरह से पीटा गया और फिर जबरदस्ती उस पेड़ पे लटकाया गया। ये सुशांत संवेदना पार्टी का कार्यकर्ता था। इसकी बीबी रेवा ने विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता तुषार पे इसकी हत्या का आरोप लगाया है। सर, ये तुषार। ला बैग दो हमको। टिफिन खाए हो ना? खत्म कर दे। एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तेरा? अपने पति से तो तू छुटकारा पाना चाहती थी, अब कैसे एकदम से दिल में आग लगी उसे इंसाफ दिलाने के लिए? आग तो बहुत लगी है, लेकिन अब चलेगा तो तू। आ जा आग उसमें, ठंडा कर दूंगा। सर, इस तुषार को हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ना इसके खिलाफ कुछ मिला और ना ही रेबा के अलावा और किसी ने इसके ऊपर कोई आरोप लगाया। इसके डर से या इसका खौफ तो बहुत है। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। अगर ये कांड रेबा ने किया है तो जरूर इसके साथ कोई और भी होगा। हमारा बस चलता ना रेबा, हम तुमको वहां शादी ही नहीं करने देते। जीते जीत वो तुमको ढंग की जिंदगी दे नहीं पाया, अब उसके मरने के बाद भी तुम वहां पड़ी हो। अब तो हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, क्योंकि अब अगर हम गए ना तो ये पुलिस वालों को वही लगेगा जो आस पड़ोस के लोग उन्हें बता रहे। नहीं, जब तक हम इस तुषार को अंदर नहीं करवाते ना तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या, आप अपने बेटे को घर में लॉक करके जा रही थी? हाँ, तो हम क्या करें? हमको डर है कि वो तुषार हमारे बेटे को मार देगा। आप तो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, उसे अभी तक अंदर नहीं किए। आपके सिर्फ कह देने से किसी को आरोपी साबित नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो किसी के ये कहने से कि हमारे पति के साथ लड़ाई होता था, इससे हम पे भी आरोप साबित नहीं होता। अरे वाह, आप तो बिना बोले ही हमारे यहाँ आने का कारण समझ गई। वैसे हमें सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके बेटे से भी बात करनी है। बोलो अबीर, जिस रात तुमने अपने पापा को आखिरी बार देखा था, यहां क्या हुआ था? बेटा, हम जो नहीं कर पाए वो तुम करोगे। हम जानते हैं तुम बड़े होके इस देश और समाज के जरूर कमाओगे, है ना? आप अपनी शिक्षा मत दीजिए इसे। आपने तो अपनों के लिए कभी कुछ किया नहीं और बातें समाज और देश की करते रहते हैं। सिवाय ताने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे तंग आ गए हैं तुम्हारे पक पक सुन सुन के। अरे तंग तो हम आ गए। अरे एक फूटी कौड़ी कमाते नहीं आप, बस बैठे रहते और खाते रहते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ हम आपको बता दें। हमने हमारे पति को मार के लटका दिया। यही बुलवाना चाहते थे ना आप हमारे बेटे से? तो आप जो कह रही हैं वैसे ही हुआ था? किसी के बोले को तो आप सबूत मानते हैं नहीं। अगर मानते होते तो अब तक उस तुषार को अंदर कर दिए होते। अब पता नहीं वो इंसान हमारे साथ और हमारे बेटे के साथ क्या क्या करेगा। लेकिन आप तो ताकतवरों को बचाएंगे और हम मजबूरों को सताएंगे। ये औरत अपने आंसू दिखा के कोई राज छुपा रही है। इसकी कुंडली निकालो। सर, कहाँ घुसी चली जा रही? चल बाहर निकल यहाँ से। हमको बाल कटाना है।
तुमको बाल कटवाना है। हाँ। और यहाँ चल बाहर निकल। हमको का भिखारी समझ के रखी हो? हमको पता है तुम ना एक ग्राहक लोग का बाल काटने के साथ साथ ना जेब भी काटते हो। और आज चल बाहर। देखो मैडम, ये देखो ये पैसे लो। अबीर, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हाँ, कोई झांक रहा था यहाँ से। कोई झांक रहा था? कौन है? कोई भी तो नहीं है। अच्छा, तुमको पढ़ाई नहीं करना है इसलिए बहाना बना रहे हो? नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं, कोई झांक रहा था यहाँ से। अच्छा ठीक है, बहाना बनाने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके बाहर खेलो। खेलना है ना तुम्हें? जाओ जाओ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ, जल्दी आना। जाओ। जी, मेरा नाम है समीर सिन्हा। मैं सत्यम मार्केटिंग से। हमारी कंपनी ये धातुओं को साफ करने का पाउडर बनाती है। अगर आप इस पाउडर को खरीदेंगे, इससे आप सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आपके बर्तन, आपके गहने सब कुछ अच्छे से साफ कर सकती हैं। ये है हमारा मैजिक पाउडर। ये देखिए, फिर थोड़ी देर इसको पानी में ऐसे मिलाते रहिए। ये देखिए आप पानी कर रहे। और ये रहा मैडम सिक्का। कितना पुराना है, देखिए कितना सब कुछ इसके ऊपर जम गया है। अब हम इसको डालेंगे इस जादुई पाउडर वाले पानी में। ये देखिए मैडम, हो गया ना एकदम बिल्कुल नया हरा सोना। सोना मैडम किसी का भी मन मोहित कर लेता है। सर एक सेकेंड सर, रेबा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। इसमें ये एक नंबर मिला है जिसके साथ उसकी लंबी बातें हुआ करती थी। ये नंबर इस चंदन के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस रात सुशांत का मर्डर हुआ उस रात भी चंदन और रेबा के बीच लंबी बात हुई थी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि रेबा और चंदन के बीच में अफेयर है और यही सुशांत के मर्डर का मोटिव? तो पॉसिबिलिटी सर रेबा के पड़ोस से फोन आया था, रेबा का मर्डर हो गया सर। व्हाट? सर हत्या के साथ साथ लगता है घर में लूटपाट भी हुआ। अनुज, हम रेबा पे शक करके कोई गलती तो नहीं कर रहे थे। हो सकता है तुषार ने ही रेबा को और उसने जानबूझकर इस हत्या को लूट की शक्ल दी हो। सर अबीर कह रहा उसने किलर को देखा है। बेटा तुम डरो मत, बताओ कौन था वो? उसने तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी को मारा? नहीं अंकल, मैं बाहर खेलने गया था और जब वापस आ रहा था तो मैंने एक अंकल को घर से बाहर निकलते हुए देखा था। अच्छा हुआ तू आ गया। मालूम है तेरे माँ पे भूत आ गया था। भूत? हाँ, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं उनका भूत उतार दिया। जाके देख ले। सुन, लेकिन उनको परेशान मत करना। माँ! और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मम्मी। माँ!
माँ। तो उस अंकल ने हेलमेट पहना हुआ था। रेड हेलमेट और रेड जैकेट। बेटा तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, पर तुम्हें कुछ आइडिया तो लगा होगा ना कि वो कौन हो सकता है। क्या ये था वो आदमी, तुषार? आइंदा अगर हमारे प्रत्याशी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की ना तो बेटा जान से मार देंगे, समझे? ये अंकल भी गंदे, इन्होंने भी पापा को। तो क्या इसी ने तुम्हारी मम्मी को, मेरा मतलब है हेलमेट में यही था? पता नहीं। बेटा हमें पता चला है कि तुम्हारी मम्मी इन अंकल को भी जानती थी। ये तो चंदन मामा है। रेबा ने कभी ये नहीं बताया कि उसका कोई भाई है, और अबीर कह रहा है चंदन उसका मामा है। अगर ये चंदन रेबा का भाई है तो वो रेबा के पति के मौत के दौरान यहाँ दिखाई क्यों नहीं दिया? इस चंदन को भी समझते हैं, लेकिन अबीर भी अभी यही गवाही दे रहा है कि तुषार ने सुशांतों को जान से मारने की धमकी दी थी। हो सकता है आज रेड हेलमेट और रेड जैकेट में तुषार ही रेबा को मार के गया हो, और रेबा ने भी हमें कहा था कि उसको तुषार से अपनी जान का खतरा है। आप अपने बेटे को घर में लॉक करके जा रही थी। हाँ तो हम क्या करें? हमको डर है कि वो तुषार हमारे बेटे को मार देगा। तुषार और उसके दोस्तों को राउंड अप करो। सर, सर मैं मानता हूँ सुशांत से मेरा झगड़ा हुआ था, पर उसे मैंने मारा नहीं है सर, सच में। तूने सुशांत को ही नहीं उसकी बीवी रेबा को भी मारा है। लाल हेलमेट और लाल जैकेट पहन के गया था ना वहाँ। क्या बोल रहे हैं सर? लाल जैकेट? सर कुछ क्या कहा था तूने रेबा के बेटे को? उसकी माँ पे भूत चढ़ा है। मेरा भूत हम उतारते हैं। सर ऐसा कुछ, सर सच में कुछ नहीं। सर कुछ नहीं। हेलो चंदन। हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं किशोरपुरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर अनुज बोल रहा हूँ। आप रेबा के भाई हैं? हाँ, वो हमारी चचेरी बहन है। बात क्या है? दरअसल रेबा का मर्डर हो गया। अब जल्द से जल्द किशोरपुरी पुलिस स्टेशन आ जाइए। सर, रेबा के भाई चंदन ने बताया वो अर्जेंट काम से कोलकाता गया हुआ है, 3 दिन बाद आएगा। जीजा की मौत पर आया नहीं, और बहन की मौत के बाद बोल रहा है कि 3 दिन के बाद आएगा। चंदन ने बताया कि रेबा का सगा भाई नहीं, कजिन भाई, वो भी दूर का रिश्ता है। दूर का रिश्ता? लेकिन रेबा के साथ कांस्टेंट फोन पे टच में था। ये रिश्ता इतना भी दूर का लगता नहीं है। जी सर, इसलिए चंदन और रेबा के अफेयर का एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। तुषार भी मुंह नहीं खोल रहा है, और रेबा के घर में कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। तो रेबा के बेटे अबीर के बयान के मुताबिक जितनी आसानी से वो रेड हेलमेट वाला आदमी घर से निकल रहा था, लगता है कि रेबा उसको जानती थी। हम अब तक ये सोच रहे थे कि रेबा ने सुशांत को मरवाया होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है जिसने सुशांत को मारा उसी ने रेबा को खत्म कर दिया, क्योंकि हम रेबा पे शक कर रहे थे। अगर रेबा फंसती तो वो भी फंसता। सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अनुज, जरा पता करो ये चंदन वाकई कोलकाता में है या झूठ बोल रहा है। चांसेस इस बात के भी हैं कि सुशांत को चंदन नहीं मरवाया हो, और वो रेड जैकेट और रेड हेलमेट वाला आदमी भी ये चंदन ही हो। रेबा की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी हिला के रख देने वाली थी, क्योंकि रेबा का रेप उसके जिंदा रहते नहीं किया गया था, बल्कि उसके मरने के बाद उसकी बेजान लाश के साथ रेप किया गया था। वो रेड हेलमेट और रेड जैकेट वाला आदमी अबीर को यह बोल के गया था कि उसकी मां रेबा पर भूत आया था, और उस वक्त हमारी टीम में उस मुजरिम को पकड़ के उसका भूत हमारे तरीके से उतारने का आक्रोश था। हमने तुषार और उसके दोस्तों को रिमांड पर तो लिया था, पर उन्होंने कुछ भी कबूल नहीं किया। लेकिन फिर भी हम उन सबका डीएनए रेबा की बॉडी पर मिले सीमेन के डीएनए से मैच करवा के देख रहे थे। अभी रेबा के कजन चंदन से भी मुलाकात करना बाकी था, लेकिन तभी एक और गुनाह कहीं और अपनी दस्तक दे चुका था। अपर्णा, 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 अपर्णा,
साथ में क्या होगा सर? इसके गले पर भी चेन के वैसे ही मार्क्स हैं जैसे रेबा के गले पे थे। तो हो सकता है इसे भी रेबा की तरह चेन से गला घोट के मारा गया है। तो दोनों को मारने का मोडस ऑपरेंडी सेम है। रेबा के साथ रेप हुआ पर इसकी हालत देख के लगता है कि शायद इसके साथ भी रेप हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत का रेबा और सुशांत के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं साहब, हम ना ही किसी रेबा को जानते हैं ना ही सुशांत, और हमें नहीं लगता कि अपर्णा भी इन लोग को जानती होगी। तो फिर तुम्हारी पत्नी को इस तरह से कौन मार सकता है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। यहाँ पास में एक फैक्ट्री है साहब, वहाँ पे हम काम करते हैं। रोजाना की तरह आज दोपहर को खाना खाने घर आए थे, दरवाजा खटखटाया तो अपर्णा ने अंदर से दरवाजा खोला नहीं। फिर हमने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और देखा तो अपर्णा। घर से कुछ सामान वगैरह भी चोरी हुआ है? नहीं साहब, घर में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अपर्णा एक ठगी का शिकार हो गई थी। कैसी ठगी का शिकार हुई? साहब, कुछ दिनों पहले एक आदमी ने अपर्णा पे टुटका करके सारे गहने ले लिए थे। अपर्णा ने हमको बताया था कि उस आदमी ने इस तरह से उसे वशीभूत कर लिया था कि उसने खुद अपने सारे गहने उस आदमी को दे दिए थे। और जब अपर्णा को होश आया तो वो आदमी गायब था साहब। तुम्हारे घर में इतना कुछ हो गया, तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की? साहब, इस बारे में अपर्णा ने हमें बहुत लेट बताया था। वो डर गई थी अगर ये बात हमें पता चल गई तो हम उस पर नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक दिन हमें गहने मिले नहीं तो उसने सब कुछ बता दिया। तो कौन हो सकता है जिसने वो सब किया? तुम्हें किस पे शक है? हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन अपर्णा ने हमें बताया था कि वो किसी मार्केटिंग कंपनी का सेल्समैन बन के आया था, लेकिन उस कंपनी का नाम अपर्णा याद नहीं रख पाई। जी बोलिए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं विभास मार्केटिंग कंपनी से हूँ। हमारी कंपनी धातु को साफ करने का एक पाउडर बनाती है। सर, मैंने अपर्णा के घर में किसी को आते जाते नहीं देखा था, पर उस दिन दोपहर उसके घर के बाहर एक लाल कलर की मोटरसाइकिल देखी थी। नंबर देखा था उस बाइक का? नंबर तो नहीं देखा था, हमें थोड़ी ना पता था उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। 4-5 घंटे पहले हम मिले थे सर। तो आप दोनों जब मिले थे तो आपस में बातें क्या हुई थी? कुछ खास बात नहीं हुई थी सर। बिजली चली गई थी, वो घर से बाहर आई थी। दीदी, आपके भी घर की बिजली चली गई है क्या? हाँ अपर्णा, यहाँ भी बिजली गई है। आजकल ना बहुत ही कटौती हो रहा है ये बिजली का। फिर थोड़ी देर बाद बिजली आ गई तो सब अपने अपने घर पे चले गए। पर एक बात है सर, कुछ दिन पहले मैंने अपर्णा को एक लड़की के पीछे भागते हुए देखा था। ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, रुक, रुक। अपर्णा, कौन थी वो लड़की? दीदी वो लड़की, उस दिन जब वो आदमी मुझे वशीभूत करके मेरे गहने लूट के ले गया था दीदी, उस वक्त मैंने इस लड़की को देखा था। ये जरूर उसके जानने वाली है दीदी, तभी मुझे देखकर भाग गई। सर, अपर्णा के पड़ोसन ने बताया कि जिस लड़की के पीछे अपर्णा कर रही थी, हो सकता है वो उस आदमी से जुड़ी हो जिसने उसे वशीभूत करके उसके सारे गहने लूट लिए। और उसने ये भी बताया कि उसने अपर्णा के घर के बाहर एक लाल बाइक देखी थी। और अबीर ने हमें बताया था कि जो आदमी उनके घर से बाहर निकल रहा था उसने लाल रंग का हेलमेट और लाल जैकेट पहनी हुई थी। और उसने अबीर से कहा था, अच्छा हुआ तू आ गया, मालूम है तेरे माँ पे भूत आ गया था। ये अपर्णा का वशीभूत होना, रेबा में भूत आने की बात बोलना, ये चक्कर क्या हो सकता है? सर, रेबा और अपर्णा के रेप और मर्डर केसेस में मोडस ऑपरेंडी सेम है। आई स्ट्रांगली फील कि किलर एक ही है। शायद जो लाल रंग की बाइक रखता है और लाल हेलमेट और लाल जैकेट पहनता है। रुक जा लड़की, रुक। रेबा और अपर्णा जिन एरियाज में रहती थी
उन दोनों एरियाज का डम डेटा निकालो, हो सकता है कोई कॉमन नंबर सामने आए। और इन दोनों एरिया से यह पता करो कि कोई ऐसा आदमी है जिसके पास लाल रंग की बाइक हो और वो लाल रंग का हेलमेट और लाल जैकेट पहनता हो। सर, अपर्णा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से अपर्णा का रेप हुआ है। और सर, रेबा की तरह अपर्णा की बॉडी में भी सीमेंट के सैंपल्स मिले हैं। अनुज, इन दोनों की बॉडी में मिले सीमेंट सैंपल का डीएनए मैच करवा के देखो। इससे यह कंफर्म हो सकता है कि इन दोनों का किलर और रेपिस्ट सेम है क्या? लेकिन सर, इन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है। अपर्णा की बॉडी से इनर गारमेंट मिसिंग था और रेबा के केस में भी सेम था। कहने जेवर तो समझ में आता है, लेकिन कोई रेपिस्ट इनर गारमेंट्स लेकर क्यों जाए? सर, मुझे तो लगता है ये रेपिस्ट कोई साइको है, कोई सीरियल किलर। सर, तो आपको लगता है जिसने सुशांत को मारा उसने रेबा और अपर्णा को भी मारा? हो सकता है। अच्छा, ये रेबा का कजन चंदन कहाँ है अब तक? सर, वो कल आ जाएगा। और हम इस तुषार और उसके दोस्तों पे भी नजर रखे हुए हैं। हम ये भी पता करते हैं कि इनमें से किसी के पास कोई रेड बाइक है। ये सच है कि रेबा और सुशांत जीजा जी में बनती नहीं थी, लेकिन अब क्या फायदा, हत्या तो दोनों की हुई है। हमें तो दोनों के लिए इंसाफ चाहिए। अगर आपको इंसाफ की इतनी चिंता है तो जब उनकी मौत हुई आप आए क्यों नहीं? सर, हम उस समय कोलकाता में थे। सुशांत की जब हत्या हुई तब कहां थे आप? रांची गए हुए थे, काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। जब सुशांत की हत्या हुई थी उस रात आपकी रेबा से आधा घंटा बात हुई थी फोन पे। बहन थी हमारी, बात होती रहती थी। वो सुशांत जीजा जी की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। राजनीति के चक्कर में उन्होंने न जाने किससे किससे दुश्मनी पाल ली थी और उसको जो डर था वही हुआ। जीजा जी खुद तो गई, हमारी बहन रेबा को भी लेके गए। हमको तो अबीर का बहुत चिंता हो रहा है। हम अबीर को अपने साथ भी लेके जाएंगे। मैं कमी सर? अबीर बेटा, बेटा घबरा मत, मामा आ गए। हम तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। हमको आपके साथ नहीं जाना। बेटा, ये क्या बोल रहा है? एक मिनट, अबीर, आपको अपने मामा के साथ नहीं जाना? क्यों बेटा? तुमसे कितनी बार कहा है, छोड़ो यहाँ पे, चलो हमारे साथ। तू हमारी बीबी को लेकर जाएगा? चल निकल, निकल यहाँ से। अरे चल निकल। अरे क्या कर रहे हैं और आइंदा यहाँ है ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अच्छा नहीं होगा ये। चल भाग। अच्छा तो अब नहीं होगा कुछ, बस देखते जाओ बुरा क्या होता है। हमको मामा के साथ नहीं जाना है। बेटा रुकिए, रुकिए। अबीर बेटा, जरा आराम से सोच के बताओ, उस दिन तुमने जिस आदमी को लाल हेलमेट में देखा था वो यही थे क्या? सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? माना कि हमारा उस दिन थोड़ा अनबन हुआ था, पर अबीर तुम अच्छे से सोच के बताओ, ये वही आदमी है? अबीर तो बच्चा है, उसको कहाँ इतनी समझ है। आप बेकार हम पे शक कर रहे हैं। शक तो करेंगे ही ना। हो सकता है अपनी जीजा को तुम्ही ने मारा हो और अपनी बहन को भी। देखिए, हम कुछ भी सुन के नहीं लेंगे। अबीर को ले जाने दीजिए हमें, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। पहले अस्पताल जाओ, इसका डीएनए लो और क्राइम सीन पे मिले डीएनए से मैच करवा के देखो। अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। एक भाई के ऊपर आप उसकी बहन के रेप का आरोप लगा रहे हैं। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम तो सिर्फ डीएनए मैच करवाने की बात कर रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, बहुत भारी पड़ेगा आप लोगों को। हम बता रहे हैं, वर्दी उठा लेंगे। सुशांत की हत्या के बाद हम दो ऐसे रेप और मर्डर केसेस से डील कर रहे थे जिसे मीडिया लगातार कवर कर रहा था। कुछ अखबार वालों ने तो उस रेपिस्ट, उस किलर को एक ऐसा नाम दे दिया था जिसकी वजह से वो उस इलाके में चेन किलर के नाम से फेमस हो गया था। मीडिया हम पर भी लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन वो रेपिस्ट, चेन किलर कौन था ये पता लगाने में हमें अभी और मशक्कत करनी थी। सर, इन्वेस्टिगेशन में ये कुछ ऐसे केसेस सामने आए जहां औरतों को हिप्नोटाइज करके उनके गहने और जेवर लूटे गए। इन केसेस में औरतों के मर्डर भी हुए हैं? नहीं सर, ये सभी औरतें जिंदा हैं और इनमें से कुछ ने पुलिस में केस भी फाइल किए और ये स्केचेस भी बनवाए। सभी स्केचेस में आदमी अलग लगता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो ये एक ही आदमी है। तो हो सकता है ये एक ही आदमी हर जगह अपना भेष बदल के जाता है। सर, एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। जिन जिन घरों को इसने टारगेट किया है उनके बाहर ये टैटू छपा हुआ मिला है।
अपर्णा के घर के बाहर ऐसा ही टैटू था, लेकिन रेबा के घर के बाहर ऐसा कोई टैटू नहीं था। मैंने इन स्केचेस को अबीर को दिखवाया, लेकिन उसने इनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। इन स्केचेस को मैंने रेबा के घर के आसपास के लोगों को भी दिखवाया, लेकिन ऐसे आदमी को वहां देखे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई। और ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया ना कि रेबा को कभी पास्ट में इस तरह से हिप्नोटाइज करके चीट किया गया हो? नहीं सर। लेकिन अपर्णा को इसी तरीके से चीट किया गया, और अपर्णा के रेप और मर्डर का मोडस ऑपरेंडी रेबा से मैच करता है। और स्ट्रेंज बात यह है कि वो रेपिस्ट किलर दोनों औरतों के अंडरगारमेंट्स अपने साथ ले जाता है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हिप्नोटाइज करके लूटने वाला ही रेपिस्ट है या रेपिस्ट कोई और है। हो सकता है वही आदमी हो जिसकी हमें तलाश है, और हो ये भी सकता है कि ये उस रेपिस्ट को जानता है। एक काम करो, अपने एरिया के लोगों को अलर्ट करो कि वो इस तरह के अपराधी से होशियार रहें, और इन सभी केसेस को अच्छे से स्टडी करो। आई एम श्योर तुम्हें ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहां औरतों के साथ रेप और मर्डर हुआ है और उनके अंडरगारमेंट्स भी गायब है। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला जिसके पीछे अपर्णा को भागते हुए देखा गया था? नहीं सर, जो लड़की अपर्णा को देख के भागी थी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में जो स्वाद है ना वो किसी और के हाथों में नहीं है। अरे क्या हो गया, रुक क्यों गई? अरे चोटी क्यों काट रही हो? तारीफ कर रहे हैं हम तुम्हारी। अच्छा, अरे हमारी जिंदगी में कोई और है नहीं, वो तो हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे थे। तुम्हारे हाथों जैसा स्वाद किसी और के हाथों में नहीं है, लेकिन वो कोई और है नहीं। अब खिलाओ में। सब इधर पीछे आइए, पीछे आइए आप। इसके सर पे भी वार किया गया है, लेकिन इसके गले पे भी चेन के वैसे ही मार्क्स हैं जैसे अपर्णा और रेबा के गले पे थे। सर कहीं इसके साथ भी रेप? रेनू जरा चेक करो इसके इनर गारमेंट्स हैं या नहीं। ए तुम लोग पीछे हटो। सर इसके इनर गारमेंट है। सर कहीं इस बार इनर गारमेंट्स को छोड़कर ये किधर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन अनुज, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की का मर्डर यहां नहीं हुआ है, इसे मारा कहीं और गया है, बॉडी को यहां डंप किया गया है। सर इस लड़की की बैग से ये आईडी मिली है, इसका नाम पारुल बनर्जी है। अनुज इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर। और रेनू बॉडी को कवर करो, बारिश की वजह से एविडेंस मिट सकता है। पारुल ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी, घर नहीं लौटी, तो वहां फोन किया था, वहां से बोला कि आज वो वहां पर भी नहीं पहुंची थी। पारुल की बॉडी मिलने से पहले हमें अपर्णा और रेबा नाम की दो औरतों की लाशें मिली थी। ये हैं वो दोनों। आप जानते हैं इन्हें? नहीं सर, हम इन्हें नहीं जानते। शायद आप जानती हो, आपने कभी पारुल को इनके साथ देखा हो? नहीं सर। सर पारुल के बॉडी पे कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है, लगता नहीं कि उसका रेप हुआ है। रेबा और अपर्णा की तरह पारुल के इनर गारमेंट्स भी गायब नहीं थे, और अब रेप का भी कोई साइन नहीं। सर चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुज, रेबा और अपर्णा की बॉडी हमें उनके घर से मिली थी,
कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अखबार में उस चेन किलर के बारे में पढ़ के उसका मोडस ऑपरेंडी पारुल के मर्डर में इस्तेमाल किया है? एक सेकंड। हाँ मिश्रा बोलो। क्या? हाँ ठीक है, एक सेकंड। सर, कांस्टेबल मिश्रा का फोन है। गोविंदपुर में एक ऐसा घर मिला है जिसके बाद ठीक उसी तरह का टैटू है जिस तरह का टैटू अपर्णा के घर के बाहर, लेकिन अब तक वहां पे लूट नहीं हुई। जी मेरा नाम विक्रांत गुप्ता, घुमंतक मार्केटिंग से। हमारी कंपनी धातुओं को साफ करने का पाउडर बनाती है। इससे आप सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, बर्तन, गहने सब कुछ अच्छे से साफ कर सकते हैं। अगर आप इस पाउडर को खरीदेंगे, इसके साथ आपको मिलेगा एक सोने का सिक्का। अच्छा, अब तो मुझे हिप्नोटाइज करेगा कर? मैं भी तो देखूं तू औरतों को कैसे बेवकूफ बनाता है। रेनू, अभी तो ये यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये जो भी करेगा जेल में करेगा। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। सर मैं औरतों को हिप्नोटाइज करके उनके गहने लूटता था। गहने ही नहीं, तूने इन औरतों की इज्जत भी लूटी है। पहले भेष बदल के लूटने आता था, फिर अपनी लाल बाइक सर मैंने किसी का रेप नहीं किया और ना ही मैंने सर किसी का मर्डर किया है। तूने क्या क्या कांड किए सब उगलवा लेंगे हम। पहले ये बता, उन औरतों के घर के बाहर जो टैटू लगे थे उसकी क्या कहानी है? सर वो मैंने एक लड़की लगाती थी। कौन लड़की? सर नीलम नाम की एक लड़की है जो चौराहे पे भीख मांगती है। वो मेरे लिए टारगेट सेट करती थी और उसे मैं इस काम के पैसे देता था और मुझे बताती थी कि किन घरों में पैसे वाली औरतें हैं जिनके पास गहने और जेवर हैं, और उन घरों के बाहर जाके सर वो टैटू लगाती थी। साफ फिर मैं उनके घर सेल्समैन बन के जाता था। मुझे हिप्नोटाइज करने की विद्या आती है और इसके बलबूते मैं उनको लूट लेता था। लेकिन सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कहां मिलेगी वो लड़की जो तेरे लिए रेकी करती थी? बोल। साहब, मैं तो सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ काम करती थी। बाकी उसके बाद वो औरतों के साथ क्या करता था मुझे नहीं मालूम, कसम से नहीं मालूम। नहीं। रेनू, याद दिलाओ उसे। सर, वेस्ट बंगाल के इन 2 केसेस के बारे में पता चला है जहां घर में उसके औरतों को चेन से गला घोट के मारा गया और मारने के बाद उनके साथ रेप किया गया और अंडरगारमेंट्स भी चोरी किए गए। मतलब ये दोनों केसेस रेवा और अपर्णा के केसेस से मैच होते हैं? जी सर, और इन दोनों केसेस में भी रेपिस्ट और किलर को अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन इन दोनों केसेस से हमारे काम का कोई भी क्लू नहीं मिला है। और हमारे राडार में भी इन सस्पेक्ट्स के अलावा और कोई अभी तक आया नहीं। तो वो रेपिस्ट इनमें से कोई है या फिर कोई और है? सर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अबीर को उस लाल हेलमेट वाले के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं रहा है। सर, आज जब लाइट गई थी तो वो अचानक से डर गया। माँ! 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 अमीर, क्या हुआ बेटा? डरो मत, बस लाइट गई है। उस दिन भी ऐसे ही लाइट गई थी जब माँ वो मुझे भी मार देगा। और ये कह रहा था कि उस दिन भी लाइट गई थी जिस दिन उसकी माँ का मर्डर हुआ था, और अबीर को ऐसा लगता है कि उसको भी कोई मार देगा। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? जिस दिन रेबा का मर्डर हुआ था उनके घर की लाइट गई थी? जी सर। ऐसा तो अपर्णा के केस में भी हुआ था। जी सर, लेकिन इस लाइट के जाने का किलर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है अनुज कि लाइट का जाना किलर के प्लान का हिस्सा हो। एक काम करो, बिजली विभाग से पता करो जिन जिन डेट्स पे रेवा और अपर्णा के मर्डर्स हुए थे उस दिन बिजली किस रीजन से काटी गई थी। सर, बिजली विभाग वालों से बात हुई। जिस दिन पे रेबा और अपर्णा का मर्डर हुआ था उन्होंने कहा उस दिन उस एरिया में उन्होंने बिजली काटी ही नहीं थी। तो फिर बिजली गई क्यों और अपने आप आ भी गई? सर, एक्चुअली इन गांवों में जहां पे ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो जिस किसी को भी पावर सप्लाई बटन का नॉलेज होता है वो अपनी मर्जी से बिना किसी को पता चले ऑन और ऑफ कर सकता है।
तो पक्का वो किलर ही ऐसा करता होगा। और हो सकता है किसी और एरिया में इसी तरीके से वो औरतों को टारगेट करने का सोच रहा हो। अनुज, सभी एरियाज में अपनी टीम्स को अलर्ट करो। उन्हें कहो कहीं भी सडन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की न्यूज आए तो वो समझ जाए किलर वहीं कहीं है। हेलो, कहां लाइट गई है? हुटकी में। अलर्ट रहो, हम पहुंच रहे हैं। अनुज, हमको बहुत बुद्धि दिया ऊपर वाला, पर इस खोपड़ी में क्या गड़बड़ है साला। औरत का भूत दिमाग से उतरता ही नहीं। तेरा भूत तो हम उतार देंगे। ये बता, रेबा और अपर्णा के अलावा पश्चिम बंगाल की उन 2 औरतों के साथ इसी तरीके से रेप और मर्डर किया था ना? और कितने कांड किए हैं? कभी गिने नहीं, बस जगह जगह ढूंढ के हम ऐसे औरत खोजते थे जो दिन में अकेली रहती थी। उस एरिया का ट्रांसफार्मर खोज के बिजली गुल कर देते थे, फिर सब लोग बाहर आ जाते थे। फिर हम देखते थे कि किस घर से कोई अकेली औरत या लड़की बाहर आती है। हम समझ जाते थे कि वही हमारा टारगेट है। मैडम, हम बिजली विभाग से हैं। थोड़ी देर पहले आपके एरिया में जो लोड शेडिंग हुआ था ना, ओवरलोड की वजह से हुआ। इसकी वजह से आपके घर की पॉइंट्स चेक करना है। ठीक है, आइए। मैडम, एक गिलास पानी पिलाएंगी? ये सब क्या है? क्या? फिर उसके साथ उनकी लाश के साथ रेप करता था तू। क्या करे साहब, मजा आता था। पारुल तो तेरी बेटी थी ना? मैं उसको रेप नहीं किया साहब। तो मारा क्यों उसको? आप इतने गंदे पापा, अब तो शर्म आती है कि आप हमारे पापा है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम पुलिस को सब बता देंगे। अरे बेटा, जाओ, रोक लो इसको। पारुल, हमारी बीवी ने हम पे भरोसा कर लिया था साहब, और उस दिन हमने पारुल को रोक लिया, पर आगे रोकना मुश्किल था। उस दिन जब वो ट्यूशन जा रही थी तब हमने। और औरतों की इनर गारमेंट्स, वो क्या सोच के गायब करता था? वो क्या है ना साहब, जब वो औरतें हमारे पास नहीं होती थी ना, तो हम उनकी कल्पना करते थे, और उस कपड़ों से खुशबू आता था, और उस खुशबू से हमको बहुत मजा आता था। और उस मजे के लिए हम उस कपड़े हमारे पास रख लेते थे। हम जानते थे साहब ये गलत है। हमने कोशिश भी किया कि पता नहीं दिमाग में क्या गड़बड़ी। तेरी सारी गड़बड़ियों का इलाज है हमारे पास। सही जगह पे आया है तो। सुमित साहब, हाथ रोकना मत। हमने कोशिश किया था साहब। रेबा, अपर्णा और पारुल समेत हमने पश्चिम बंगाल की उन 2 औरतों के रेप और मर्डर केस को भी सॉल्व कर लिया था, लेकिन उत्तम का सुशांत के मर्डर में कोई हाथ नहीं था। फिर हमने सुशांत के मर्डर केस पे फोकस किया, और जल्दी यह भी पता लगा लिया कि सुशांत का मर्डर तुषार और उसके दोस्तों ने ही किया था। यह परिणाम आने के बाद हमें इस बात का अफसोस हुआ कि रेबा के बयान को सीरियसली डील करना चाहिए था, लेकिन रेबा, अपर्णा और उनके जैसी कई विक्टिम्स ने उत्तम की आपराधिक मंशा को समझे बगैर उसे अपने घर में एंट्री दी थी। वो अपराध की दस्तक को भांप नहीं पाए थे, लेकिन पारुल अपने पिता को समझ चुकी थी। अगर पारुल की मां ने उसकी बात का भरोसा करके उसका साथ दिया होता
तो शायद पारुल की जान बच सकती थी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। डिंपल, अरे मैंने मना किया है ना कि दीवार को गंदा नहीं करना, नहीं लिखना है दीवार पर। मम्मी मुझे बहुत सारा लिखना है और वो कॉपी में नहीं आएगा, इसलिए मैंने दीवार पे लिखा। चलो मम्मी अब आप भी बोलो। अ से अनार, आ से आम। अ से अनार, आ से आम। और मम्मी पकड़ेगी डिंपल के कान। अरे अरे कभी दीवार पे कुछ लिख देती तो कभी छोटी मोटी शरारत करके सबको सताती, और कुछ बोल दो तो रुआसा मुंह बना के सॉरी बोल देती थी। लेकिन अब उसकी सारी शरारत बर्दाश्त कर लेंगे हम। पता नहीं तितली की तरह कहाँ उड़ गए। चिड़िया उड़, बंदर उड़, एरोप्लेन उड़, टीवी उड़। पापा अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके ठीक है, क्या पनिशमेंट देना आपको? अब आपको डांस करना पड़ेगा। डांस? और वो भी आपको लेडीज डांस करना पड़ेगा। हमें हमेशा उसके इशारों पर नाचना पड़ता था। कभी हाथ खींच कर कहती थी पापा पापा मार्केट चलो ना मेरे साथ, और कभी अपने पास बिठा लेती थी, बोलती थी पापा मेरा मनपसंद कार्टून देखो ना। एक बार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए, मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। कुछ उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके साथ खेलते थे तो ऐसा लगता था कि हमारा बचपन लौट आया है। पता नहीं कैसे कटेगी बाकी की जिंदगी हमारे डिंपल के बिना। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर। क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में आपका स्वागत है। बच्चे बहुत ही भोले और साफ दिल के होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं। कहते हैं उनकी मासूम सी शैतानियों में भगवान की लीला छुपी होती है, लेकिन उन्हें क्या खबर, इस दुनिया में बहुत सारे शैतान भी इंसान का चेहरा बनाकर घूमते हैं। डिंपल के घर वाले परेशान थे, और इस केस में सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि खुद पुलिस भी उनकी आप बीती सुनने को तैयार नहीं थी। साहब मेरी बेटी मिसिंग हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। साहब रिपोर्ट लिखवानी। साहब हमारी बेटी खो गई साहब। एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट साहब? मेरी बेटी खो गई, उसे ढूंढना है साहब। आप 1 मिनट बोल रहे हैं साहब? ये हमारी बेटी डिंपल है, घर के बाहर खेल रही थी, हम जरा सा अंदर जा गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हाँ तो घर के बाहर से गायब हुई है ना, आस पड़ोस में पता करो, गई होगी किसी के घर। अब सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अरे भाई ठीक से पता करो। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई थी, उसके लिए हमने पूरा शहर छान मारा, लेकिन मिली कहाँ पर? अपने ही रिश्तेदार के घर में बैठ के आराम से टीवी देख रही थी। इसलिए बोल रहा हूँ ठीक से पता करो। साहब हम आपसे कह रहे हैं ना, हमने सब जगह ढूंढ लिया है। और साहब 6 साल की बच्ची है, वो अपने मन से कहाँ चली जाएगी? साहब अब जल्दी कीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। क्या हो जाएगा से क्या मतलब? अरे साहब समय क्यों खराब कर रहे हैं, तो जल्दी करिए ना। अब तू सिखाएगा हमें हमारा काम? हाँ तुझे क्या लगता है हम यहाँ निठल्ले बैठे हैं, हमें कोई और काम नहीं है? चल भाग यहाँ से। बाबू डिंपल का कुछ पता चला? नहीं, आपको मिले? नहीं, मैंने यहाँ सब लोगों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ ललित बोल। बाबूजी डिंपल मिली? नहीं बेटा, हमने बहुत जगह देखा पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। तो तूने कंप्लेंट लिखा दी है ना? अरे बाबूजी पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले हैं, कंप्लेंट तक तो लिखी रहे हमारी।
ठीक है, तू वापस आ जा। हमारी बेटी डिंपल कहीं खो गई है। वो सिर्फ 6 साल की है। उसने पीले रंग का फ्रॉक पहना था। जब वो किसी को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। एक माँ आप सबसे विनती करती, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। हमारे डिंपल को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और अगर किसी ने डिंपल को अगवा किया है तो वो भी बिना डर के हमारे सामने आए, उसकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी डिम्पी है। अगर किसी को भी कहीं भी मिले तो हमसे आकर मिलिए। हमारा पता है 45/66 जयंत गार्डन, गया, बिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 96-280। किसी कुछ भी पता चले तो आपसे विनती करते कि हमें जरूर बताइए, जरूर बताइए। बाबूजी, रचना, आप लोग ये मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सब पे ये वीडियो भेज दीजिए। भैया जी, हमें भी ये वीडियो भेज दीजिए, हम भी सभी नंबरों पे भेज देंगे। हाँ, इनको भेज दो, तुम भी भेज दो। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! डिंपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरा कस्बा उनके परिवार के साथ खड़ा हो गया है और डिंपल के परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक डिंपल मिसिंग केस में कोई FIR नहीं लिखी है। अरे जल्दी हाथ चलाना, फटाफट लिखे FIR, वरना सबके सब सस्पेंड हो जाएंगे। और आप तो सुन, बाहर जा और बच्ची के बाप को अंदर लेकर आ, और ध्यान से सुनना, किसी और को अंदर आने मत देना, ठीक है? चल जा फटाफट। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! रुको रुको, आपको साहब ने बुलाया अंदर। रुको, सिर्फ ये जाएंगे। अरे ललित जी, क्या है ये सब? हमने आपको बोला था ना, हम आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या है? अगर आपने डिंपल को ढूंढा होता तो हमें सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर ढूंढा है तो बताइए कहाँ है डिंपल? देख भाई, हाथ पे सरसों नहीं उगती है। हमने तुम्हारी FIR लिख ली, अब जैसे ही तुम्हारी बेटी मिलेगी हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये राय का पहाड़ मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम्हारी बेटी मिल जाएगी? अगर आपकी अपनी बेटी खोती तब भी आप ये कहते? जब तक डिंपल नहीं मिल जाती हम यहाँ से हटने वाले नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, रक्त बीज से बचना मुमकिन ही नहीं। देवी माँ भी थक गई थी, रक्त बीज को काटती तो उसकी खून की एक एक बूंद से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते, इसलिए उसको बना दिया छोटा सा जीव, जिसको कलयुग में कहते हैं खटमल। एक मारो तो सैकड़ों पैदा हो जाते। डर मत, बिल्कुल मत डर, वो तुझे काटेंगे नहीं, हंसाएंगे। फातिमा, फातिमा, कहाँ चली गई ये लड़की? फातिमा, अरे क्या हुआ ये? और ये खून? मम्मी, इस एक बूंद खून से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। रक्त बीज? ये क्या बोल रही है तू? वो कुछ नहीं अम्मी, रक्त बीज की कहानी याद आ गई थी। कहाँ से सुनकर आती है सब कहानियाँ? हाँ, चलो अभी स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं अम्मी, हमें स्कूल नहीं जाना, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम सोने जा रहे हैं। अरे फातिमा रुको, ये लड़की भी ना। लीजिए आपकी चाय। सच में बुखार है इससे या स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने बना रही है? हाँ, थोड़ा बुखार तो है। सोहेला, आज के लिए इसे छुट्टी दे दो। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप?
पढ़ाई के लिए लाड अच्छा नहीं होता, भेजिए इसे स्कूल। सुहेला, जब उसका मन नहीं है आज स्कूल जाने के लिए तो रहने दो ना, अब रोजाना तो स्कूल जाती है। हाँ? अब देखो, ये बच्चों के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती करना भी अच्छी बात नहीं। ठीक है तो करो अपनी मन की, और हाँ, ये रोज रोज नहीं चलेगा फातिमा, समझ गई? बेटा तुम्हें तो चुपचाप क्यों? हाँ? अच्छा, तो स्कूल में किसी के साथ तुमने आज झगड़ा किया होगा, इसीलिए आज स्कूल नहीं गई। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? अरे क्या निकम्मी पुलिस है बाबूजी, कान पर जूं तो नहीं रही, समझ में नहीं आता है क्या करूं। देखिए, हमको कुछ नहीं पता, हमें हमारे डिंपल चाहिए बस। ललित भैया, ललित भैया, ललित भैया, वहां कचरा पेटी के पास बहुत सारी भीड़ जमा है, जल्दी चलिए। क्या? डिंपल! डिंपल! तुम्हारी वजह से हमारी डिंपल बच्चों संभाल संभाल के, औकात में लवली। क्या जवान संभाल के, सब तुम्हारी गलती है। समय होते हुए ढूंढा तो डिंपल के साथ ऐसा नहीं होता। मारो इनको, मारो इनको, मारो इनको, मारो इनको, मारो। जिस पुलिस पर ये समाज, ये पब्लिक इतना भरोसा करती है, अगर वो ही ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा? अगर एसआई सुशील और उसकी टीम ने इस केस की जांच समय पर शुरू कर दी होती तो शायद मैं आपके सामने ये कहानी नहीं सुना रहा होता। सुशील की लापरवाही की वजह से इस केस को मीडिया ने इतना कवरेज दिया कि पुलिस पर ही हजारों प्रश्न खड़े हो गए, और फिर उसके बाद एसआई सुशील को सस्पेंड कर दिया गया, और फिर मेरी अगुवाई में एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ। सर, यहीं पर डिंपल की कटी हुई लाश मिली थी। जब कुत्तों ने लाश के टुकड़ों को खाना शुरू किया तभी पब्लिक का ध्यान यहाँ पर गया। लगभग यहाँ पूरी लाश पे फंगस दिखाई दे रही है फोटोज में। सर, वाकई में बहुत ही ब्रूटल मर्डर है, और यहाँ आसपास में भी किसी ने ना तो डिंपल को अगवा होते हुए देखा है और ना ही लाश को यहाँ पर डंप होते हुए। डिंपल की लाश यहाँ सुबह मिली थी, जाहिर सी बात है उसे रात को किसी समय फेंका गया होगा, और लगभग आधा किलोमीटर दूर है डिंपल का घर यहाँ से, है ना? तो हो सकता है डिंपल का कातिल उसके घर के आसपास ही कहीं रहता हो। पर सर, जिन सर्कमस्टेंसेस में केस सामने आया है, डिंपल की फैमिली से पूछा तक नहीं किया था कि उनको किस पर शक है। मालूम है उनका भरोसा जीतना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए उनको घाव देने वाले को पकड़ना होगा, और साथ ही साथ उनके घावों पे मरहम भी लगाना होगा। मैं डिंपल के घर वालों से मिलकर आता हूँ, और तब तक तुम देखो पोस्टमार्टम का क्या स्टेटस है। ओके सर। जब हमको जरूरत था तब कहां थे आप लोग? अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जा सकते हैं। देखिए, हम मानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब हम इस केस की दोबारा जांच शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिंपल का कातिल पकड़ा जाए तो प्लीज हमारे साथ सहयोग कीजिए। क्या सहयोग करें? देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। आप नहीं छोड़ सकते। तुलसी बच्ची के साथ इतनी बर्बरता करने वाला कातिल आप नहीं चाहते पकड़ा जाए? आप विस्तार से बताइए, डिंपल को आखिरी बार आप लोगों ने कब और कहां देखा था? जिन्होंने उसे नहला के तैयार किया था। ये हो गए बात, अब हम लगा देते हैं क्लिप, है ना? मम्मी, इस ड्रेस के साथ तो येलो क्लिप चाहेगी, येलो क्लिप दो ना। अब तुमने येलो वाली क्लिप तो खो दी, मैं कहाँ से लाऊं? चलो अब ये वाला लगाओ। नहीं मम्मी, मैचिंग खराब हो जाएगी। अच्छा बाबा, करती हूँ तुम्हारी मैचिंग, वरना पूरा घर सर पे उठा लूं।
ये देखो, ये हो गई तुम्हारी येलो क्लिप तैयार। खुश? लाओ। मम्मी आप तो बहुत स्मार्ट हो, पर अभी पापा के शॉट का क्या होगा? मेरी माँ, तुम अपनी फिक्र करो। हमको क्या फिक्र, हम तो चले खेलने। ये बोल आराम से। ये लड़की भी ना, डिम्पल कब से खेल रही हो? अरे पापा बस 2 मिनट में आई। चलो फटाफट अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाम हो रही। रचना, हाँ एक गिलास पानी पिलाइए। इंदु, डिम्पल को अंदर लाइए। अरे बाहर धूप में खेली, बीमार पड़ जाएगी। चाहिए? ये लीजिए। देखिए ना, हम तो डिम्पल को बोल बोल के थक गए, वो है कि सुनती ही नहीं। सुबह से खेल रही है, कुछ खाया भी नहीं है। हम खाना लगा देते, आपके साथ थोड़ा बहुत खा लेगी। ठीक है, हम फ्रेश हो गए हैं। रचना जी, डिम्पल नहीं है अभी तक? वो इंदु गई है बुलाने। अरे उसे गया 10 मिनट हो चुका है। ले भैया डिम्पल कहीं नहीं मिल रही है। कहीं नहीं मिल रही? अरे यही बाहर तो खेल रही थी। हम गए थे बाहर, नहीं है। आसपास भी देखा तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? तो आपकी मेड इंदु ने सबसे पहले आपको डिम्पल के गायब होने के बारे में बताया। कहाँ है ये इंदु? अपने घर पे होगी, सुबह और शाम काम पे आती है। डिम्पल को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? किसी पे शक है आपको? अवधेश। कौन है अवधेश? हमारा साला, रचना की बुआ का लड़का। दरअसल सर, रचना बचपन से अपनी बुआ के यहाँ रही है और हम दोनों की लव मैरिज थी, तो इस बात से अवधेश बहुत खफा था। ये रहता है पास में, आते जाते निगाह मिल जाती है उससे। लेकिन 7 महीने पहले जब रचना प्रेग्नेंट थी। क्या बात है? छोड़ दिया क्या ने? तमीज से बात करो अवधेश। तमीज से? अपनी तमीज देखी है? साला जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यहाँ रास्ते पर तमाशा मत करो, समझे? तमाशा कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? क्या अवधेश? कुछ नहीं, बस दीदी को मुबारकबाद दे रहे हैं बच्चा होने की। किस बार मुर्दा पैदा हो। अवधेश की वजह से हमारा दूसरा बच्चा भी, और डिम्पल। साहब, बेटे की शादी के 5 साल बाद भी हमारी बहू की गोद सुनी थी। बहुत मेहनत की, बहुत प्रार्थनाएं की, फिर भगवान ने हमें एक बच्चा दिया, डिम्पल। और उसके भाग से ही उसका भाई या बहन आने वाला था, मगर इस अवधेश की वजह से। साहब, अवधेश को हमने अंदर करवा दिया, फिर वो जमानत पर बाहर आया और बाहर आते उससे डिम्पल को भी। साहब आप देखो ना, जब से डिम्पल लापता है वो भी गायब है। साहब, ये सारी बात मेरे बेटे ने वो आपके इंस्पेक्टर सुशील को बताई थी, पर उसने हमारी कोई मदद नहीं की। अब उसका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि उसने ही डिम्पल को मारा है, और वो इंस्पेक्टर सुशील ना उसके साथ मिला हुआ है। वो क्यों मिला होगा? क्योंकि सर से जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया। जरूर अवधेश से पैसे खिलाए होंगे उसे। हेलो, पर्दा उठ गया। रक्तबीज ने ली आज फिर से इस रंगमंच पे एंट्री। आज का खेला बड़ा दिलचस्प होगा। आज रक्तबीज खटमल नहीं बल्कि मलमल की तरह मुलायम होगा। हंसा हंसा। अच्छा, मैंने चेक किया, अवधेश के घर में काफी दिनों से ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। और डिम्पल के घर वालों का कहना है कि एसआई सुशील ने इस अवधेश को बचाने की कोशिश की थी। सर, मैं एक काम करता हूँ, पता करता हूँ कि अवधेश और इस एसआई सुशील के बीच में क्या कनेक्शन है। वैसे मैंने अवधेश का फोन नंबर और उसके फोन का IMEI नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया है। गुड। डिम्पल के फादर ललित का कहना है कि उन्होंने डिम्पल को घर के बाहर खेलते हुए देखा था।
और जब उन्होंने अपनी मेड इंदू से कहा कि वो डिंपल को घर के अंदर ले आए, तो मेड ने तुरंत आकर कहा कि वो खो गई है। मतलब उसका कहना है कि डिंपल सिर्फ चंद मिनटों में घर के बाहर से गायब हो गई। यही बात खटक रही है। इस इंदू को भी समझना पड़ेगा। आने बुलाओ चल। फातिमा, फातिमा बेटा उठ जाओ बेटा। फातिमा 2 बज गए, चलो उठो बेटा। फातिमा, फातिमा बेटा क्या हुआ बताओ। देखो बेटा डरो मत, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। कौन है बेटा बताओ। रक्त बीज। रक्त बीज? वो नहीं, ये लो चॉकलेट खाओ। किसी को कुछ बताया तो रक्त बीज तुम्हें आ जाएगा। साहब हमने कुछ झूठ नहीं बोला था साहब। जब साहब ने हमें डिंपल को बाहर देखने भेजा तब वो वहाँ हमें नहीं मिली, और इधर उधर भी हमने बहुत ढूंढा साहब, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। अब इतने से टाइम में वो खुद से तो गायब नहीं हो गई होगी, जरूर उसे किसी ने जबरदस्ती उठाया होगा। हाँ साहब, वो किसी के भी घर नहीं जाती थी साहब। तुम्हारे घर भी नहीं? हमारे? साहब आप हम पे शक कर रहे हैं? हाँ शक कर रहे हैं। ये अपनी नौटंकी बंद कर। या तो तूने डिंपल को गायब किया है या तेरी मदद से किसी और ने। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो पहले भी बोले थे कि ये रक्त बीज का काम होगा, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं साहब। रक्त बीज? ये रक्त बीज कौन है? हमने भी सिर्फ नाम सुना है साहब, देखा नहीं है। लेकिन आप इलाके के लोगों से पूछ सकते हैं साहब। यहाँ रक्त बीज का खौफ है। इलाके की बहुत सारी लड़कियों का रेप कर चुका है साहब, और एक तो हमारी ही सहेली थी। कुछ भी बोले जा रही है। डिंपल के पेरेंट्स ने किसी रक्त बीज का नाम नहीं लिया है। वो इसलिए साहब क्योंकि सबको लगता है कि पुलिस ने रक्तबीज को जेल में डाल दिया है, लेकिन रक्तबीज बहुत जादुई आदमी है साहब। वो जेल से भी गायब हो सकता है और किसी को भी गायब कर सकता है साहब। भांग खा के ये तू, तेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ भी बकवास कर रही है। पढ़े लिखे नहीं है ना साहब, इसलिए हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन हमको हमेशा लगता है कि रक्तबीज हमारे भी पीछे पड़ा है। आते जाते लगभग रोजाना वो हमारा पीछा करता है साहब। आज भी हमको ऐसा लगा साहब, लेकिन पीछे पलट के देखा तो वो छूमंतर हो गया था। बड़ा ही विचित्र है रक्तबीज। सब हमको वहमी बोलते हैं, लेकिन हमको तो लगता है साहब रक्तबीज ही डिंपल को गायब किया है। इंदु एक ऐसी सस्पेक्ट थी जिस पर डिंपल के घर वालों ने कोई शक नहीं जताया था, और जिस अवधेश नाम के आदमी पर उन्होंने शक जताया था वो गायब था, और उसके खिलाफ हमने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जो अटपटा बयान इंदु दे रही थी, असल में उसमें भी एक सच्चाई थी। रक्तबीज नाम का एक सीरियल मॉलेस्टर था, और हमने चेक किया वो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद था। सर इंदु का यह बयान सही है कि 1.5 साल पहले तक उस इलाके में रेप और मोलेस्टेशन की कई घटनाएं हो रही थी, और उन वारदातों को अंजाम देने वाला एक शख्स रक्तबीज नाम से फेमस था। और सर 1.5 साल पहले उस इलाके की भीड़ ने इस निरंजन नाम के आदमी को एक लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा था। सुनना, ए बात तो करना, एक बार सुन तो सही, मेरी बात तो सुन कम से कम। अरे ये तो वही रक्तबीज है ना। ये रुक। सर उस भीड़ के लोगों का दावा था कि निरंजन ही रक्तबीज है, लेकिन सर ये निरंजन 1.5 साल से लगातार यही बोले जा रहा है कि वो रक्तबीज नहीं है। और सर ये रक्तबीज अपने विक्टिम्स पे कोई डीएनए भी नहीं छोड़ता है, इसलिए ये भी नहीं प्रूव हो पाया है कि निरंजन सही बोल रहा है या झूठ। लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगली सुनवाई तक निरंजन को जेल में रखा जाए, और निरंजन के अंदर होने के बाद से उस इलाके में घटनाएं होना भी बंद हो गई हैं। घटनाएं हुई नहीं या रिपोर्ट नहीं की गई, हो सकता है असली रक्तबीज अभी भी बाहर हो, और इस निरंजन को असली रक्तबीज समझकर भीड़ ने टारगेट कर लिया हो। मतलब आप मान रहे हैं कि रक्तबीज भी डिंपल का गुनहगार हो सकता है? एक टीम बनाओ और इस रक्तबीज को खोजो। अगर कोई ऐसा मोलेस्टर डिंपल का गुनहगार है तो वो रेप विक्टिम भी हो सकती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? फिर 1-2 दिन में आ जाएगा। सुष्मिता बार बार पीछे क्यों दिख रही है? कुछ नहीं बात कर।
देखो बहू, हम जितने बार डिंपल का फोटो देखोगी उतने बार पगला जाओगी। तो पगला जाने दीजिए हमको, हमारा बस चले ना तो जहर खा के मर जाए। बेटा हम मानते हैं कि हम में से कोई भी डिंपल को कभी नहीं बोला पाएगा, पर बच्चे का दुख बच्चा ही दूर कर सकता है। और इस दुख से उबरने का एक ही तरीका है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बेटा हमारी जिंदगी तो कट गई, पर तुम दोनों बिना संतान के अपना बुढ़ापा कैसे काटोगे? हाँ साहब, रक्त बीज पकड़ा तो गया था, लेकिन उसका खौफ इंदु और यहाँ की हर औरत के मन से कभी नहीं हटा। मगर एक बात है साहब, ये इंदु की बात में मुझे सच्चाई नहीं लगती। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि सिंधु ने ही डिंपल के साथ? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, वो हमारी पुरानी वफादार है। अच्छा, हमें पता चला है कि लगभग 2 साल पहले आपने और आपके इलाके के लोगों ने किसी सुदर्शन नाम के आदमी को पकड़ा था रक्त बीज समझकर। कहाँ जा रही हो? उसको छोड़ेंगे नहीं हम आज, पुलिस के हवाले करके रहेंगे। हाँ सर, हमने इसे रक्त बीज समझकर पकड़वाया था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर पुलिस वालों ने इसे छोड़ दिया और बाद में हमें पता चला कि असली रक्त बीज भी पकड़ा गया था। कौन असली रक्त बीज है कौन नकली रक्त बीज है ये तो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये सुदर्शन आपसे बदला ले सकता है और इसी ने डिंपल को? क्या यही पूछने आए थे आप? अगर आपको पता है सब तो जाके पकड़िए उन्हें, आप क्या पकड़ेंगे? अवधेश को तो पकड़ नहीं पाया अभी तक, बस पूछने चले आते हैं आप। इसलिए बनाई थी एसआईटी। ये एसआईटी डिंपल को इंसाफ दिलाने के लिए ही बनी है, और कुछ भी बोलने से पहले खुद पे काबू रखिए। और हम ठान चुके हैं कि डिंपल का गुनहगार बचने नहीं वाला। सुष्मिता, हम जरा आते हैं, ये दरवाजा बंद कर लेना। हाँ माँ, कर लूंगी। साहब हम मानते हैं कि डिंपल के दादा की वजह से हमने उस भीड़ से और पुलिस वालों से मार खाई थी साहब, और साहब उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी। हाँ, गलतफहमी तो हुई थी, क्योंकि तुझे यानी कि असली रक्त बीज को छोड़कर किसी और को तो अंदर किया हुआ है। नहीं साहब, हम कोई रक्त बीज नहीं है साहब, और उस दिन हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे साहब। वो लड़की तो हमारी गर्लफ्रेंड थी साहब, और जब उसने ये बात पुलिस वालों को जाकर बताई तो उन्होंने हमें छोड़ दिया था साहब। हो सकता है तूने उस लड़की को मजबूर किया हो कि वो तुझे बचा ले। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साहब। अच्छा, तो कहानी उल्टी है। डिंपल के दादा ने तुझे रक्त बीज समझकर पिटवाया, इसलिए तूने बदला लेने के लिए उनकी पोती को मार के फेंक दिया। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब, हमको जाने दीजिए साहब, हमको जाने दीजिए। जा तो तू नहीं पाएगा, सच्चाई बताएगा। तिवारी जी, उगलवाओ इससे। सर, डिंपल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर इस रिपोर्ट में ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं कि डिंपल को फिजिकली अब्यूज किया गया हो। सर अब तो उस रक्त बीज या फिर किसी भी मोलेस्टर का एंगल तो इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर नफरत का एंगल एग्जिस्ट करता है। इस 6 साल की बच्ची ने न जाने क्या क्या सहा होगा। इसको तड़पा तड़पा के मारा गया है, इसको मौत से पहले बुरी तरीके से पीटा गया। उसकी पसलियों, हाथों और पैरों सभी हड्डियों पर क्रैक्स हैं, और इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन वो गायब हुई थी, यानी कि उसे 8 घंटे तक टॉर्चर किया गया। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और उसकी बॉडी को कचरा फेंकने वाली जगह पर जाकर डंप कर दिया गया। सर इस रिपोर्ट में एक स्ट्रेंज बात और सामने आई है, डिंपल की बॉडी पर पुआल के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। इसका मतलब उसे किसी ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पुआल था, यानी कि वही क्राइम सीन है, उसे वहीं टॉर्चर किया गया। लेकिन सर हम ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि उस इलाके के हर दूसरे घर में पुआल होता है। तो हम उस इलाके के सभी घरों का सर्च वारंट निकलवाएंगे। इस अवधेश की क्या खबर है?
सर फिलहाल अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन हमारी तलाश जारी है। इवन हमारी नजर उसके उन रिश्तेदारों पर भी है जो उसको छुपने में उसकी मदद कर सकते हैं। सुष्मिता, उठो बेटा। सर, कल रात इस आदमी ने एक औरत को यहाँ पर ये पुआल फेंकते हुए देखा था। पुआल पर खून के निशान भी हैं। ये देखिए सर। उस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब, हम दूरी पे थे और अंधेरा था तो औरत को नहीं पहचान सके। सर, डिंपल की बॉडी पर भी ठीक इसी तरीके के पुआल के टुकड़े मिले थे और ये ब्लड सूखा हुआ है। कहीं ये डिंपल का ब्लड तो नहीं? डिंपल की बॉडी 1 हफ्ते पहले डंप की गई थी और इस आदमी ने उस औरत को कल रात को ये पुआल फेंकते हुए देखा। आपका मतलब ये ब्लड किसी और का है? हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम इस ब्लड को डिंपल के ब्लड ग्रुप से मैच करा के देखो और जल्दी से पता लगाने की कोशिश करो कि वो औरत कौन है जिसने ये पुआल रात को यहाँ फेंका। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। अवधेश को पटना में देखा गया है और पटना के जिस एरिया में उसे देखा गया है उस एरिया में उसके एक मौसा रहते हैं। उठवाओ उस अवधेश को। मानते हम ललित और रत्ना से नफरत करते थे, लेकिन ना तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे और ना ही डिंपल को कुछ किया है साहब हमने। जब कुछ नहीं किया तो गायब क्यों था? साहब हम डर गए थे। हमको मालूम था वो लोग डिंपल के लिए हमें ही दोषी ठहराएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी तूने किया है वो 5 मिनट में तेरे से उगलवाएंगे। तिवारी जी शुरू हो जाओ। नहीं साहब। ये फाइल एसपी साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। ओके सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। उस पुआल पे जो ब्लड मिला था वो डिंपल के ब्लड से मैच कर गया। यानी डिंपल के मर्डर में एक औरत इन्वॉल्व है। लेकिन सर, इंदू के अलावा हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई दूसरी औरत है ही नहीं। सब हमने कोई पॉल नहीं फेंकी थी साहब, और डिंपल की हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। नौटंकी बंद कर। उस रक्त बीज की कहानी भी तूने ही सुनाई थी ना खुद को बचाने के लिए? नहीं साहब, हमने कोई कहानी नहीं सुनाई थी, हम सच बोल रहे थे। और आपसे मिलने के बाद तो रक्त बीज हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया था साहब। हो गया तेरा? अब हम शुरू करते हैं। जरा याद दिलाओ इसे। कृष्णा, कुछ खा लो। हमको नहीं खाना। देखो, खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। खा लो। ललित, इंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अवधेश ने फिर से अर्जी लगाई है जमानत के लिए। तो ना तो अवधेश कुछ उगल रहा है और ना ही इंदू। सर, हमने इंदू के घर की भी तलाशी ली थी, लेकिन वहां पर ऐसे कोई भी ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले। अगर वो औरत हिंदू नहीं थी फिर कौन हो सकती है जिसने वो पुआल फेंका और जिस पर डिंपल का ब्लड मिला? उस एरिया में लगभग 50-60 घर होंगे और आई एम श्योर वो औरत वहीं कहीं रहती होगी। एक काम करो, वहां रहने वाली सभी फैमिलीज की एक लिस्ट बनाओ और चेक करने की कोशिश करो कि वो ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके पास डिंपल की हत्या का मोटिव हो। चलो सर। सर, उस एरिया में ये विनीता नाम की एक विधवा औरत रहती है जिसका डिंपल के परिवार से रिश्ता है। क्या रिश्ता है? सर, ये विनीता डिंपल के दादा विश्वनाथ की भतीजी है और पिछले 2 सालों से इन दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल बंद है। लेकिन सर, हैरानी की बात तो यह है कि विनीता की एक बेटी थी सुष्मिता, जो रक्तबीज की विक्टिम थी। सर, एक्चुअली 2 साल पहले सुष्मिता का रेप हुआ था, जिसके बाद इसने सुसाइड कर लिया था और तभी से इन दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल बंद है। ये सुष्मिता तो विक्टिम थी ना रक्तबीज की, फिर इसकी माँ ने डिंपल के परिवार से बोलचाल क्यों बंद कर दी थी? हाँ सर, सुष्मिता उस रक्त बीज के खौफ में जी रही थी और इसीलिए विनीता सुष्मिता की शादी 16 बरस की उम्र में ही करा देना चाहती थी। मेरे ललित ने इस बात का विरोध किया था। दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? नाबालिग है भी, आप इसकी शादी के बारे में सोच रही हैं? हम भी ये नहीं चाहते, पर हमारी बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है। कल को उस रक्त बीज ने कोई ऊंच नीच कर दी तो कोई इसका हाथ नहीं थामेगा। दीदी, सुष्मिता 16 साल की है बस, और इस उम्र में शादी करना गैर कानूनी होता है। पता है आपको, जेल भी हो सकती है। पर हमने तो अच्छे के लिए सलाह दी थी,
लेकिन फिर उस रक्तबीज ने सुष्मिता का रेप कर दिया। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और दीदी को लगा कि हमने उनकी बेटी को छीन लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को मैंने खो दिया। इसने उस दिन मेरी बच्ची को शादी करने से नहीं रोका होता तो मेरी बच्ची जिंदा तो होती। वो तो हमसे इतना नाराज हो गई थी कि बातचीत तो क्या हमें राखी बांधना तक छोड़ दिया। जी साहब। विकास, पूरा घर को सर्च करो। चलो साहब हुआ क्या है? पता चल जाएगा। हाँ, ललित को हमारी बच्ची सुष्मिता की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर हमें मारना होता तो उस दरिंदे रक्तबीज का खून करते। उस ललित की बच्ची से हमारा कोई लेना नहीं था। लेकिन उसके फादर से तो थी। दुश्मनी नहीं थी साहब, सिर्फ मनमुटाव था। और हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि किसी की हत्या कर दे। सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन इस केस में हम विनीता को क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन सर, अगर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में विनीता है तो इंदु के उस बयान में भी सच्चाई हो सकती है कि कुछ दिन पहले रक्तबीज ने उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस केस में रक्तबीज का नाम बार बार उठ रहा है। कौन है ये रक्तबीज? ये निरंजन जो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है, या वो सुदर्शन, या फिर कोई और जो अपनी पहचान बदलकर बाहर घूम रहा है? लेकिन सर, डिंपल को तो मॉलेस्ट नहीं किया गया था, फिर रक्तबीज को उसके मर्डर से कैसे जोड़ सकते हैं? अब कोई क्रिमिनल कब, क्यों, कहां और कैसे क्राइम करेगा, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सर, इस समय रक्तबीज को ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जिसको लेकर हम उसकी तलाश शुरू कर सकें। विकास, एक काम करो, ये रक्तबीज के जितने भी विक्टिम्स है ना, उन सबकी डिटेल्स निकालो। श्योर सर। सर, 1.5 साल पहले निरंजन की गिरफ्तारी से पहले तक रक्तबीज के खिलाफ कुल 27 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से ये सुष्मिता इकलौती लड़की थी जिसने सुसाइड किया था। और सर, ये फातिमा, 7 साल पहले फातिमा की मां ने सबसे पहले रक्तबीज के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो सबसे पहले इस फातिमा और उसकी फैमिली से जाके मिलते हैं। उस हादसे के बाद मेरी फातिमा इतना टूट गई थी, हमारा दिल ही जानता है कि हमने उसे कैसे संभाला है। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इसके साथ। ये लो, चॉकलेट खाओ। किसी को कुछ बताया तो रक्तबीज तुम्हें खा जाएगा। फातिमा बेटा, देखो, हम जानते हैं तुम दोबारा से वो सब कुछ नहीं याद करना चाहती, लेकिन क्या अभी तक तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन था? हो सकता है वो तुम्हारे आसपास का ही कोई हो। कुछ तो याद होगा तुम्हें। हाँ गुप्ता जी, बोलो। सर, जिस एरिया में वो पुआल मिली थी उस एरिया में एक मुजाहिब नाम का आदमी रहता है, और पता चला है कि उस मुजाहिब का डिंपल के दादा से कोई पुराना कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सर, हमारा ब्याज का धंधा है। हमने मुजाहिब को 1 लाख रुपया दिया था ब्याज पर। और उसने वो पैसा आपको वापस लौटाया? लौटाया, थोड़ी देर की, पर लौटाया। सूद समेत उसने लौटा दिया। हाँ गुप्ता जी, बोलो। सर, मैंने इस मुजाहिब के बारे में पता किया। वो इस इलाके में अपनी बीवी के साथ रहता है। सर, मुजाहिब की बीवी वसीम की कजन है। ये वसीम कौन है? सर, ये वसीम फातिमा का फादर है, जो रक्तबीज की पहली विक्टिम थी। सर, ये वसीम और मुजाहिब जीजा साले हैं। लेकिन इन सब का डिंपल मर्डर केस से क्या लेने देना है? मुजाहिब। हाँ साहब। तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च वारंट? पूरा घर सर्च करो। लो, कमरे में चेक करो। इस पुआल से ये फाइल मिली है।
तेरे घर से जो पायल मिली थी वो डिंपल की थी, उस पर जो खून लगा हुआ था वो भी डिंपल का ही था। अब सारी सच्चाई बताओ वरना इतना कूटेंगे। बोल तुम्हारी नहीं सर, बता दे सर, बता दे सर। अब हमें उस विश्वनाथ से बदला लेना था साहब। हमने उस विश्वनाथ से 1 लाख रुपए ब्याज पे उधार लिया था। एक बार हमें ब्याज देने में जरा सी देरी क्या हो गई, उसने पूरे मोहल्ले के सामने हमें बेइज्जत कर दिया साहब। यानी मुजाहिद, अरे छोड़िए, तेरे को बोला था ना 10 तारीख, आज 23 तारीख हो गई, ब्याज क्यों नहीं दिया तूने अब तक? बोल। देखिए विश्वनाथ जी, घर चल के बात करते ना, ऐसे रास्ते में तमाशा मारना अच्छा लगता है आपको? अरे मैं तेरे जैसे लोगों के घर में नहीं घुसता, समझा? और मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल चाहिए, आज की आज। साहब उसके कुछ दिन बाद ही पैसा उसके हम मुंह पर मार के चले आए थे साहब। और दिल में तो आया कि हम उसको वहीं काट दें, लेकिन हमें उससे उसके जिगर के टुकड़े को छीनना था साहब। वो यही बोलता था अपने डिंपल को अपने जिगर का टुकड़ा, और इसके लिए हमने वसीम को साथ मिलाया। हमने उसकी लाश उसी रात ठिकाने लगा दी थी, लेकिन अगले दिन देखा डिंपल के खून के धब्बे पुआल और घर में रह गए थे। इसीलिए हमने उस पुआल को देर से जला के फेंकने की कोशिश की थी सर। तुझे क्या लगा हमें कभी पता नहीं चलेगा कि तू ही असली रक्तबीज है? इतनी सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, यहां तक कि अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और इतने सालों तक अपनी बीवी को भी डरा धमका के रखा ताकि वो तेरी इस नीचता के बारे में किसी को बता ना सके। और वो तेरा साला मुजाहिद, वो तेरे बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसके ब्लैकमेल करने पर तूने डिंपल को अगवा करने में उसका साथ दिया। तेरे जैसा नीच और कुकर्मी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हमको जरा भी इस बात का अंदाजा होता कि वो हमारी बात का इतना बुरा लगा लेगा, हम उससे सूद तो क्या असल भी कभी नहीं मांगते। कहते हैं बच्चों की मासूमियत और उनकी निश्चल हंसी किसी का भी दिल पिघला सकती है, लेकिन अफसोस 6 साल की डिंपल के आंसू और उसकी जान बख्श देने की गुहार भी मुजाहिद के ऊपर हावी हुए शैतान पर कोई असर नहीं डाल सकती। इस पूरे अपराध में मुजाहिद का साथ उसकी बीवी ने भी दिया था। वहीं 10,000 जैसी मामूली रकम के लिए विश्वनाथ ने अपने और अपने परिवार के लिए एक घातक दुश्मन खड़ा कर लिया था, और इस दस्तक का उन्हें पता तक नहीं चला। वसीम जो रक्त बीज बनकर कस्बे की कई लड़कियों के साथ साथ अपनी बेटी फातिमा को भी अपना शिकार बना चुका था, उसका बचाव खुद उसकी पत्नी सुहेला कर रही थी, जो सब कुछ जानकर भी चुप थी। ऐसे समाज में हमारा परिवार, हमारे बच्चे तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक छोटी से छोटी दस्तक भी हमारा ध्यान अपनी ओर ना खींचे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।